हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। एंड इस वीडियो में हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, विच इज़ अबाउट रीजनलिज्म इन इंडिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लाइक इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी, बीपीएससी और एनी एग्जाम, सो दिस टॉपिक रीजनलिज्म इन इंडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले समझते हैं कि रीजनलिज्म क्या होता है। कि रीजनलिज्म का अगर सिंपल साधारण मतलब समझे तो एक स्पेसिफिक रीजन या स्पेसिफिक एरिया, जब हम उस स्पेसिफिक एरिया की बात करते हैं तो उसे ही कहा जाता है रीजनलिज्म। समझे आप? जैसे मान लीजिए कि मैं दिल्ली में चोर बाज़ार, या दिल्ली में शाहीन बाग, या दिल्ली में कोई सा भी एक रीजन बोल रही हूँ, तो ये हो गया रीजनलिज्म, एक पर्टिकुलर रीजन, तो उसे हो गया रीजनलिज्म, राइट। सो रीजनलिज्म इन इंडिया को अगर पढ़ते हैं तो ये एक पर्टिकुलर रीजन होता है जहाँ पे कॉमन आइडेंटिटी हो लोगों की, लैंग्वेज हो कॉमन, कॉमन कल्चर हो, कॉमन हिस्ट्री हो, एंड फूड हैबिट भी कॉमन हो। समझ रहे हैं आप? रीजनलिज्म उस जगह को कहा जाएगा जहाँ पे कॉमन आइडेंटिटी, लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री और फूड हैबिट सब कुछ कॉमन, सब कुछ सेम हो उस इंसान का रहन सहन। तो दैट इज़ व्हाट रीजनलिज्म मीन्स। सो जैसे मान लीजिए कि साउथ में अलग डिशेस बनाए जाते हैं, नॉर्थ में अलग होता है, ईस्ट में अलग होता है और वेस्ट में अलग होता है, राइट। जैसे जब बिहार में आते हैं तो लिट्टी चोखा, पंजाब में आलू के मक्के की रोटी, सरसों का साग, आलू के पराठे, साउथ में इडली, डोसा, सांभर, दी स्टफ। सो रीजन के हिसाब से अलग अलग है ना। लैंग्वेज भी अलग है, वहाँ पे तमिल बोल रहे हैं, मलयालम बोल रहे हैं, महाराष्ट्र में वड़ा पाव फेमस है, मराठी बोल रहे हैं, बिहार में बिहारी, भोजपुरी बोल रहे हैं, और पंजाब में जो पंजाबी लोग हैं वो पंजाबी बोल रहे हैं। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रीजनल डिफरेंसेस। तो सिंपल साधारण मतलब है अलग अलग रीजन में अलग अलग जो फूड हैबिट होगा, अलग अलग कल्चर होगा, अलग अलग लैंग्वेज होगा, अलग अलग आइडेंटिटी होगा। सो दैट इज़ व्हाट रीजनलिज्म बेसिकली मीन्स। ये होता है सिंपल मतलब। सो इंडिया में कैसे रीजनलिज्म फैला? देखिए, जब इंडिया पार्टीशन हुआ था, इंडिया पाकिस्तान में बचा, तो एक और कैटेगरी थी प्रिंसली स्टेट की। तो प्रिंसली स्टेट के पास ऑप्शन था आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं, नहीं जुड़ना चाहते हैं, ठीक है। चाहे तो आप इंडिया के साथ जुड़ जाए, चाहे तो आप पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए, या फिर आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं, आपको कोई बोलेगा नहीं। सो इंडिया एक फेडरल कंट्री, यहाँ पे फेडरलिज्म फॉलो किया जाता है, राइट। सो इंडिया के अंदर जो मुगल्स थे उनका डिक्लाइन हो जाता है 18वीं सेंचुरी में। उस टाइम पे जाट और मराठास, इनकी अपनी लोकल आइडेंटिटीज़ थी। डलहौजी की जो पॉलिसी थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इन सब ने मिलकर रीजनलिज्म को बढ़ावा दिया इंडिया के अंदर। सो दीज आर द बेसिक रीज़न जिसके कारण से इंडिया के अंदर रीजनलिज्म फैला। प्रिंसली स्टेट, फेडरलिज्म, मुगल डिक्लाइन 18वीं सेंचुरी में हो गए, जट और मराठा के लीगल आइडेंटिटीज़, और डलहौजी की पॉलिसी जो थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स भी हैं जिसकी वजह से रीजनलिज्म इंडिया में फैला हुआ है। जैसे जोग्राफिकल फैक्टर, जिसमें लिंग्विस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, लिंग्विस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है लैंग्वेज के बेसिस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है रीजन का। आपको बताया मैंने, तमिल में तेलुगु या तुलु, और बिहार में भोजपुरी, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, है ना। और जैसे यूपी में कई जगह पे अवधी भी बोली जाती है। सो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बेसिस पे बटा आपका क्या इंडिया, जो जोग्राफिकल बेसिस पे, इसीलिए रीजनलिज्म क्रिएट हुआ। टोपोग्राफी के बेसिस पे हम कहते हैं कि रीजनलिज्म है इंडिया के अंदर। और क्लाइमेट भी, जैसे मान लीजिए साउथ में समुंदर ही समुंदर, पानी ही पानी है, राजस्थान में वेस्ट में आ जाए तो पूरा रेत ही रेत है, पानी का नामो निशान नहीं है ना। पंजाब में ज़रूरत से ज़्यादा खेती हो रही है, बिहार में ज़रूरत से ज़्यादा बाढ़ आ रहा है। तो ये सब क्या है? क्लाइमेट चेंज है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजनलिज्म का फैक्टर है। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फैक्टर। इसके अंदर कल्चरल हेरिटेज, मिथ्स, सिंबल, फोक। अब जैसे बिहार में छठ पूजा मनाई जाती है, छठ पूजा। पंजाब के अंदर लोहड़ी मनाई जाती है। और जब साउथ में जाते हैं तो उनका अलग फेस्टिवल है, उड़ीसा में पोंगल मनाया जाता है। तो ये सब क्या है? ये इनका अलग अलग ट्रेडिशन है, फोकलोर है, डांस, जैसे कथक यूपी का हो गया, और भरतनाट्यम हो गया अलग जगह का, भांगड़ा हो गया, है ना। सो ये सब क्या है? फोकलोर है, अलग अलग जगह के अलग अलग डांस है, ट्रेडिशंस है, कल्चर है अपना। बिहार का अपना कल्चर है, पंजाब का अपना कल्चर है ना। जैसे पंजाब में 10 गुरुज बहुत फेमस हैं, बिहार के अंदर अपना नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत फेमस हैं। सो कल्चरल हेरिटेज भी देखने को मिलता है। और जो जैसे छठ पूजा और
लोहड़ी का एग्जांपल दिया, तो ये अलग अलग लोगों का अपना तरीका है अपने रीजन के हिसाब से सेलिब्रेट करने का। सो दिस इज़ व्हाट हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है रीजनलिज्म के लिए। नेक्स्ट जो फैक्टर है रीजनलिज्म का वो है कास्ट एंड रिलीजन। कास्ट एंड रिलीजन की बात करते हैं, लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट के साथ होता है। अलग अलग लैंग्वेज, जैसे पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, सो मेजॉरिटी ऑफ पीपल इवन पंजाबीज एंड गवर्नमेंट प्रमोट पंजाबी लैंग्वेज, राइट। सो काफ़ी डोमिनेंस देखने को मिलता है। सो लैंग्वेज कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं और ऑर्थोडॉक्सी भी बहुत ज़्यादा फैलती है रिलीजन की वजह से। हम सबको पता है रिलीजन के बेसिस पे तो पॉलिटिक्स भी होती है, कास्ट पॉलिटिक्स भी होती है। नेक्स्ट जो फैक्टर रीजनलिज्म का इंडिया में इकोनॉमी अनइवन डेवलपमेंट है, डिप्रीविएशन है, पोवर्टी है, सही से रिसोर्सेज बट नहीं रहे, द वन हु डिजर्व उनको मिल नहीं रहा है, और गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। सो इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर रीजनलिज्म इन इंडिया एज वेल। नेक्स्ट एंड लास्ट इज पॉलिटिकल रीजन। पॉलिटिकल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रीजनलिज्म में। जैसे बिहार है, बिहार इज नोन फॉर इट्स कास्ट पॉलिटिक्स। बिहार में कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिक्स की जाती है। सो क्या है, रीजनलिज्म को भी तो बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे पता ही नहीं था, क्योंकि हम जब कास्ट पॉलिटिक्स करेंगे तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलेगा। सो पॉलिटिकल फैक्टर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन रीजनलिज्म। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट क्या पड़ता है इससे? इम्पैक्ट पड़ता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देखें। पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो प्रिजर्व कल्चर एंड ट्रेडिशन, जाहिर सी बात है रीजनलिज्म आपके कल्चर एंड ट्रेडिशन को बचाता है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करता है, भले ही गलत चीज़ कास्ट पॉलिटिक्स पर हो तो रही है, सरकारें तो बन ही रही है ना, तो फ़ायदा भी दे ही रहा है रीजनलिज्म। डेवलपमेंट ऑफ लोकल इकोनॉमी बढ़ती है। रीजनलिज्म की जब बात करें, एक पर्टिकुलर रीजन की बात करें, तो जाहिर सी बात है कि जब रीजनलिज्म की बात करें, एक एक रीजन पे ध्यान दिया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। सो प्रमोशन ऑफ इट, डेवलपमेंट ऑफ इट, प्रमोशन ऑफ डाइवर्सिटी। अब जैसे बिहार जाना जाता है अपने लिट्टी चोखा, छठ पूजा और भी भोजपुरी, और द मोस्ट फेमस गाना लगावे लुजो लिपस्टिक दी स्टफ। पंजाब अपने भांगड़ा, आलू दे परांठे, सरसों का साग की दो तीन चीज़ों के लिए तो डाइवर्सिटी बढ़ ही रही है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है रीजनलिज्म का? टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजन के बेस पे पॉलिटिक्स हो रहा है, हिंदू मुस्लिम होता है, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जिसने भड़काया था, सो टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। डिविसिव पॉलिटिक्स, जाहिर सी बात है आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, जो कि डेमोक्रेसी में कम्प्लीटली क्या है, गलत है। डेमोक्रेसी कभी भी रिलीजन के बेस पे अगर हम इलेक्शन जीत रहे हैं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो वो हुआ ही नहीं, गलत हो गया। सो डिविसिव पॉलिटिक्स होती है, गलत होती है। माइनॉरिटी ग्रुप्स सफ़र करते हैं, जो जैसे मान लीजिए बैकवर्ड क्लासेस है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, ट्राइबल एरियाज़ में जो रहते हैं। सो रीजनलिज्म का एक बहुत बड़ा उनको धक्का लगता है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिलेशन बिगड़ते हैं, क्योंकि हम आपस में लड़ रहे होते हैं। अब इंडिया में जो जैसे मुगल्स ही हो गए या कोई भी जो दूसरा एम्पायर है, क्यों आता था? क्योंकि आपस में यूनिटी ही नहीं थी लोगों के बीच में। सो दैट वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूल रीज़न, जिसकी वजह से एम्पायर्स ख़त्म होते गए, राइट। सो इंटरनेशनल रिलेशन भी बिगड़ते हैं। तो एक 1960s में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, उसकी वजह से भी रीजनलिज्म काफ़ी हद तक बढ़ा था इंडिया के अंदर, क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, अब इंडिया के अंदर 28 स्टेट है, लेकिन इसका इतना फ़ायदा किसी स्टेट ने नहीं उठाया था जितना कि पंजाब ने उठाया था, जिसकी वजह से पंजाब की जो फार्मिंग है, प्रोडक्शन है, क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गई थी। सो यस, नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी रीजनलिज्म काफ़ी हद तक बढ़ा, एंड लिबरल ग्लोबलाइजेशन भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कारण रहा, जिसकी वजह से रीजनलिज्म बहुत ज़्यादा इंडिया में फैला। ठीक है जी, इसके अलावा कुछ मूवमेंट्स भी चले रीजनलिज्म से रिलेटेड इंडिया के अंदर, जैसे सुपर स्टेट, कॉमन इंटरेस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न में इंटर स्टेट, और फिर वन मोर स्टेट, सेम प्रोविंशियल टेरिटरी इशू स्पेसिफिक, जैसे कावेरी रिवर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। सो दिस ऑल क्रिएट रीजनलिज्म। और इसके अलावा इंट्रा स्टेट पार्ट ऑफ स्टेट सेल्फ आइडेंटिटी एंड डेवलपमेंट। कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे में 60% इंडस्ट्रियल कैपिटल क्रिएट किया जाता है। कल्चरल असर्टिवनेस, बोडोलैंड इन असम एक इसका एग्जाम्पल है। ठीक है। एथनिक रीजनलिज्म, ये लेट 1970 से नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाया जाता है। और रीजनल पार्टीज़ भी बनती हैं, है ना, जिनको हम स्टेट पार्टीज़ भी कह देते हैं कई बार, जो पर्टिकुलर रीजन के लिए काम करती हैं। नेक्स्ट इज़ क्या मेजर्स, क्या आगे के स्टेप होने चाहिए जिसकी वजह से रीजनलिज्म को हम समझेंगे, बढ़ावा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, जितना है उतना स्टॉप कर देना चाहिए या उसको और कम करना चाहिए। सो इंट्रा स्टेट काउंसिल बनाना चाहिए, जो कि रीजनलिज्म को मैनेज करेगा। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में बना था, और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन भी बनाया गया था 1956 के अंदर, जो ये रीजनलिज्म इन इंडिया को
संभालने का काम करता है। था पूरा रीजनलिज्म इन इंडिया। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर। थैंक यू।